नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गसिप स्टॉक पर। मित्रों, आज जो वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, यह एक रहस्यमय भूगर्भीय आकृति नाज़का लाइन पर आधारित वीडियो है। मित्रों, नाज़का लाइन को मिस्र के पिरामिड से भी ज़्यादा रहस्यमय माना जाता है। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपका कोई सुझाव हो या आप जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व या रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, नाज़का रेखाएं दक्षिणी पेरू के नाज़का रेगिस्तान की मिट्टी में बने भू आकृतियों का एक समूह है। इनका निर्माण 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच लोगों द्वारा रेगिस्तान की सतह पर गड्ढे या उथले चीरे बनाकर, कंकर हटाकर और अलग अलग रंगों की मिट्टी को उजागर करके किया गया था। नाज़का रेखाओं के दो प्रमुख चरण हैं: पराकाश चरण 400 से 200 ईसा पूर्व तक और नाज़का चरण 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 21वीं सदी में ड्रोन के उपयोग से कई सौ नई आकृतियां खोजी गई है, और पुरातत्वविदों का मानना है कि अभी और भी खोजें जाने बाकी हैं। ये अधिकांश रेखाएं भूदृश्य पर सीधी रेखा में फैली हुई है, लेकिन जिनमें जानवरों और पौधों की आकृतियां भी शामिल हैं। मित्रों, सभी रेखाओं की संयुक्त लंबाई 1300 किलोमीटर से अधिक है, और यह समूह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये रेखाएं आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी है। इन्हें लाल भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड से लेपित कंकड़ों के ऊपरी परत को हटाकर बनाया गया था, जिससे पीले भूरे रंग की अपमृदा दिखाई देती है। इन रेखाओं की चौड़ाई काफ़ी भिन्न है, लेकिन आधे से अधिक रेखाएं 33 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक चौड़ी है। कुछ स्थानों पर वे केवल 30 सेंटीमीटर तक चौड़ी है, और अन्य स्थानों पर 1.8 मीटर तक चौड़ी है। नाज़का रेखाओं में से कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें हवा से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई से अच्छी तरह से देखा जा सकता है, हालांकि वे आसपास की पहाड़ियों और अन्य ऊंचे स्थानों से भी दिखाई देती है। ये आकृतियां आमतौर पर एक ही निरंतर रेखा से बनी है। इनमें सबसे बड़ी आकृतियां लगभग 370 मीटर लंबी है। पठार के अलगाव और शुष्क हवा रहित स्थिर जलवायु के कारण ये रेखाएं ज़्यादातर प्राकृतिक रूप से संरक्षित हैं। मौसम में अत्यंत दुर्लभ परिवर्तन अस्थायी रूप से सामान्य आकृतियों को बदल सकते हैं। 2012 तक ऐसा कहा जाता है कि जमीनों पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों की बढ़ती संख्या के कारण रेखाएं खराब हो रही थी। इन आकृतियों की जटिलता भिन्न भिन्न है। सैकड़ों आकृतियां सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां हैं। 70 से अधिक आकृतियां पशु आकृति वाली है, जिनमें हमिंगबर्ड, मकड़ी, मछली, कॉन्डोर, बगुला, बंदर, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य शामिल हैं। अन्य आकृतियों में पेड़ और फूल शामिल हैं। इन आकृतियों के उद्देश्य की व्याख्या में भिन्न भिन्न मत रखते हैं, लेकिन सामान्यतः वो इन्हें धार्मिक महत्व देते हैं। इन्हें 1994 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मित्रों, पंपास डी जुमाना पर स्थित नाज़का और पाल्पा कस्बों के बीच फैला यह ऊंचा शुष्क पठार 80 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जो लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में है। मुख्य PE1S पैन अमेरिकाना सुर राजमार्ग इसके समानांतर चलता है। अधिकांश भू आकृतियां सैन म्यूगल डे ला पास्काना गांव के दक्षिण में स्थित एक आयताकार क्षेत्र में केंद्रित है। मित्रों, यदि हम नाज़का लाइन के लिखित इतिहास की बात करें तो नाज़का लाइन्स का पहला प्रकाशित उल्लेख स्पेनिश विजेता पेड्रो सिएजा डी लियोन ने अपनी 1553 की पुस्तक में किया था, जहां उन्होंने इन्हें पथ चिन्हों के रूप में वर्णित किया था। हालांकि ये रेखाएं आसपास की पहाड़ियों से आंशिक रूप से दिखाई देती है। 20वीं शताब्दी में सबसे पहले इनकी सूचना पेरू के सैन्य और नागरिक पायलटों ने दी थी। 1927 में पेरू के पुरातत्वविद तोरिबियो मेजिया जेस्पे ने तलहटी में लंबी पैदल यात्रा करते समय इन्हें देखा था। उन्होंने 1939 ईस्वी में लीमा में एक सम्मेलन में इन पर चर्चा की थी। मित्रों, अमेरिकी इतिहासकार पॉल कोसोक को इन रेखाओं का गहन अध्ययन करने वाले पहले विद्वान के रूप में जाने जाते हैं।
1940-41 में प्राचीन सिंचाई प्रणाली का अध्ययन करने के लिए पेरू में रहते हुए उन्होंने इन रेखाओं के ऊपर से हवाई यात्रा की और पाया कि उनमें से एक रेखा पक्षी के आकार की है। कोसोक ने इन रेखाओं के निर्माण की प्रक्रिया और इनके उद्देश्य का पता लगाने का प्रयास शुरू किया। उनके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरातत्वविद रिचर्ड पी सैडल और लीमा की जर्मन गणितज्ञ और पुरातत्वविद मारिया रीचे भी शामिल हुए ताकि नाजका रेखाओं के उद्देश्य का पता लगाया जा सके। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि ये आकृतियाँ क्षितिज पर खगोलीय चिन्हों के रूप में बनाई गई थी ताकि महत्वपूर्ण तिथियों पर सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के उदय होने का संकेत मिल सके। इन्हें कैसे बनाया गया यह निर्धारित करना इनके निर्माण के कारणों को निर्धारित करने से आसान रहा है। विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया है कि नाजका लोगों ने रेखाओं के निर्माण के लिए सरल औजारों और सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया होगा। पुरातात्विक सर्वेक्षणों में कुछ रेखाओं के अंत में जमीन में गड़े लकड़ी के खूंटे मिले हैं। ऐसे ही एक खूंटे की कार्बन डेटिंग की गई और इसी के आधार पर डिजाइन परिसर की आयु निर्धारित की गई। मित्रों, अमेरिकी शोधकर्ता जो निकेल, जो अलौकिक घटनाओं, धार्मिक कलाकृतियों और लोक रहस्यों के अन्वेषक थे, ने 21वीं सदी के आरंभ में नाजका लोगों के पास उपलब्ध उपकरणों और तकनीक का उपयोग करके इन आकृतियों को पुनः निर्मित किया। ऐसा करके उन्होंने एरिक वॉन डैनिकेन की 1969 की परिकल्पना का खंडन किया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों ने इन कृतियों का निर्माण किया था। सावधानीपूर्वक योजना और सरल तकनीकों के साथ निकेल ने सिद्ध किया कि लोगों की एक छोटी टीम बिना किसी हवाई सहायता के कुछ ही दिनों में सबसे बड़ी आकृतियों को भी पुनः निर्मित कर सकती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने निकेल के काम को मौजूदा रेखाओं की तुलना में अपनी सटीकता में उल्लेखनीय बताया। यामागात विश्वविद्यालय की एक जापानी टीम ने 2011 की शुरुआत में 2 नई छोटी आकृतियों के खोज की घोषणा की। इनमें से एक मानव सिर जैसी दिखती है और नाजका संस्कृति के प्रारंभिक काल या उससे भी पहले की मानी जाती है। दूसरी आकृति, जिसकी तिथि निर्धारित नहीं है, एक जानवर की है। टीम 2006 से वहां फील्ड वर्क कर रही है और 2012 तक लगभग 100 नए भू आकृतियां खोज चुकी है। मार्च 2012 में विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि वह सितंबर 2012 में उस स्थल पर एक नया अनुसंधान केंद्र खोलेगा जो अगले 15 वर्षों तक इन क्षेत्र का अध्ययन करेगा। जून 2019 में स्मिथसोनियन पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में जापानी शोधकर्ता की एक बहुविषयक टीम द्वारा किए गए हालिया कार्य का वर्णन किया गया है, जिन्होंने चित्रित कुछ पक्षियों की पुनः पहचान की है। वे बताते हैं कि नाजका भू आकृतियों में सबसे अधिक बार पक्षियों को ही चित्रित किया गया है। टीम का मानना है कि कुछ पक्षी चित्र जिन्हें पिछली शोधकर्ताओं ने स्वदेशी प्रजाति माना था, वे गैर मरुस्थलीय आवासों में पाए जाने वाले विदेशी पक्षियों से अधिक मिलते जुलते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि भू आकृतियों में स्वदेशी पक्षियों के बजाय विदेशी पक्षियों को चित्रित करने का कारण उत्कीर्णन प्रक्रिया का उद्देश्य है। नाजका पंपा और आसपास के क्षेत्र में 143 नए भू आकृतियों की खोज की घोषणा 2019 में यामागात विश्वविद्यालय और IBM जापान द्वारा की गई थी। इनमें से एक को मशीन लर्निंग आधारित विधियों का उपयोग करके खोजा गया था। 2020 में एक पहाड़ी पर बिल्ली के आकार की रेखाएं खोजी गई। यह आकृति कटाव के प्रति संवेदनशील एक खड़ी ढलान पर है। 2022 में ज्ञात नाजका जियोग्लिफ की संख्या 358 थी। अब ड्रोन का उपयोग क्षेत्र में शोध कर रहे मानव विज्ञानी की सहायता के लिए किया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे भी उन्हें और भी बहुत कुछ खोजने में मदद मिलेगी। 2024 में यामागात विश्वविद्यालय के नाजका संस्थान के पुरातत्वविदों की एक टीम ने IBM रिसर्च के सहयोग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पेरू में नाजका लाइन्स के पास तोते, बिल्लियां, बंदरों, किलर व्हेल और यहाँ तक कि कटे हुए सिर को दर्शाने वाले 303 पहले से अज्ञात भू आकृतियों की खोज की।
मित्रों, मानव विज्ञानी, नृवंश विज्ञानी और पुरातत्वविदों ने प्राचीन नाजका संस्कृति का अध्ययन करके रेखाओं और आकृतियों के उद्देश्य का पता लगाया। पॉल कोसोक और मारिया रीचे ने खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित एक उद्देश्य को आगे बढ़ाया, जैसा कि अन्य प्राचीन संस्कृतियों के स्मारकों में आम रहा है। रेखाओं का उद्देश्य एक प्रकार की वेधशाला के रूप में कार्य करना था। दूर क्षितिज पर उन स्थानों को इंगित करना था जहां सूर्य और अन्य खगोलीय पिंड संक्रांति के समय उदय या अस्त होते थे। अमेरिका और अन्य जगहों की कई प्रागैतिहासिक स्वदेशी संस्कृतियों ने एक ऐसे खगोलीय अवलोकन को अपने धार्मिक ब्रह्मांड विज्ञान के साथ मिलाकर मिट्टी के टीले बनाए, जैसा कि काहोकिया और वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य स्थलों पर मिसिसिपियन संस्कृति ने किया था। परंतु पुरातत्व खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ गोराल्ड हॉक्सिन और एंथोनी एवेनी ने 1990 में मारिया रीचे की बातों का खंडन किया और निष्कर्ष निकाला कि इस तरह की खगोलीय व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं। मारिया रीचे ने दावा किया कि कुछ या सभी आकृतियां तारामंडलों का प्रतिनिधित्व करती है। 1998 तक रीचे की शिष्या और शिकागो के एडलर प्लेनेटेरियम में वरिष्ठ खगोल शास्त्री फिलिस बी पिटलुगा ने निष्कर्ष निकाला कि पशु आकृतियां आकाशीय आकृतियों का प्रतिनिधित्व थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पिटलुगा का तर्क है कि ये तारामंडलों की आकृतियां नहीं हैं, बल्कि इन्हें प्रति तारामंडल कहा जा सकता है, जो आकाशगंगा के टिमटिमाते विस्तार में भीतर अनियमित आकार के काले धब्बे हैं। मित्रों, अल्बर्टो रॉसेल कास्त्रो ने भू आकृतियों की बहुकार्यात्मक व्याख्या प्रस्तावित की। उन्होंने इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया। पहला सिंचाई और खेत विभाजन से जुड़े पथ प्रतीत होते थे, दूसरा टीलों और पत्थरों के ढेर से जुड़ी रेखाएं थी और तीसरा खगोलीय व्याख्याओं से जुड़ा था। 1985 में पुरातत्वविद जोहान रेनहार्ड ने पुरातात्विक, नृवंश विज्ञानी और ऐतिहासिक आंकड़े प्रकाशित किए, जिनसे यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक नाजका धर्म और अर्थव्यवस्था में पहाड़ों और अन्य जल स्रोतों की पूजा प्रमुख थी। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि रेखाएं और आकृतियां उन धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा थी जिनमें जल की उपलब्धता से जुड़े देवताओं की पूजा शामिल थी, जिसका सीधा संबंध फसलों की सफलता और उत्पादकता में था। उन्होंने रेखाओं को उन पवित्र मार्गों के रूप में व्याख्यायित किया जो उन स्थानों तक ले जाते थे जहां इन देवताओं की पूजा की जा सकती थी। आकृतियां जानवरों और वस्तुओं के प्रतीक थी जिनका उद्देश्य जल आपूर्ति में देवताओं की सहायता प्राप्त करना था। मित्रों, मिस्र और मध्य पूर्व के विशेषज्ञ स्विस कला इतिहासकार हेनरी स्टीयरलिन ने 1983 में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने नाजका रेखाओं को पराकाश संस्कृति और ममियों पर लिपटे हुए पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए प्राचीन वस्त्रों के निर्माण से जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि लोग इन रेखाओं और टैपरेज का उपयोग विशाल आदिम कड़घों के रूप में करते होंगे, ताकि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले अत्यंत लंबे धागों और चौड़े वस्त्रों का निर्माण किया जा सके। उनके सिद्धांत के अनुसार अलंकारिक पैटर्न केवल अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए थे। यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि विद्वानों ने वस्त्रों और नाजका रेखाओं के पैटर्न में समानताएं देखी है। वे इन समानताओं को साझा संस्कृति से उत्पन्न मानते हैं। जियोग्लिफ्स का पहला व्यवस्थित क्षेत्र अध्ययन मार्कस रिंडेल और जॉनी क्वाड्राडो इस्ला द्वारा किया गया था। 1996 से उन्होंने 650 से अधिक स्थलों का दस्तावेजीकरण और उत्खनन किया है। उन्होंने रेखाओं की आइकनोग्राफी की तुलना संस्कृतियों के मिट्टी के बर्तनों से की। पुरातत्वविदों के रूप में उनका मानना है कि जियोग्लिफ्स के अलंकारिक रूपांकनों को 600 और 200 ईसा पूर्व के बीच बनाया माना जा सकता है। मित्रों, भूभौतिकीय जांचों के परिणामों और भूवैज्ञानिक दोषों के अवलोकन के आधार पर डेविड जॉनसन ने तर्क दिया कि कुछ भू आकृतियां जलभृतों के मार्गों का अनुसरण करती है, जिनसे जल सेतु पानी एकत्र करते हैं। निकोला मासिनी और ग्यूसेप्पे ओरेफिसी
ने पंपा डी नास्का से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पंपा डी अतार्को में शोध किया है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह इन भू आकृतियों और काहुआची के मंदिरों के बीच एक स्थानिक कार्यात्मक और धार्मिक संबंध को उजागर करता है। विशेष रूप से रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने 5 भू आकृतियों के समूहों की जांच की और पाया कि जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आकृति और आकार से पहचाना जाता है और एक विशिष्ट कार्य से जुड़ा होता है। उन्होंने घुमावदार आकृतियों से चिन्हित एक औपचारिक भू आकृति की पहचान की। दूसरी भू आकृति का संबंध कैलेंडर से है, जैसा कि शीतकालीन संक्रांति और विषुव सूर्यास्त की दिशाओं के साथ संरेखित त्रिज्या केंद्रों की उपस्थिति से सिद्ध होता है। पहले के विद्वानों की तरह इन दोनों इतावली विद्वानों का मानना है कि भू आकृतियाँ कृषि कैलेंडर से जुड़ी घटनाओं के स्थल थे। ये भू आकृतियाँ विभिन्न तीर्थयात्री समूहों के बीच सामाजिक एकता को मजबूत करने का भी काम करती थी, जिनके पूर्वज और धार्मिक मान्यताएं समान थी। एडलर प्लेनेटेरियम की वरिष्ठ खगोल शास्त्री और रीचे की शिष्या फिलिस पिटलुगा ने तारामंडल संरेखन का कंप्यूटर सहायता प्राप्त अध्ययन किया। उन्होंने दावा किया कि विशाल मकड़ी जैसी आकृति ओरियन तारामंडल का एक एनामॉर्फिक आरेख है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि आकृति की ओर जाने वाली 3 सीधी रेखाओं का उपयोग ओरियन बेल्ट के 3 तारों के बदलते झुकाव को ट्रैक करने के लिए किया गया था। स्विस छद्म वैज्ञानिक लेखक एरिक वॉन डैनिकेन नाजका से बहुत प्रभावित थे और अलौकिक प्राणियों के आगमन में भी उनका गहरा विश्वास था। वॉन डैनिकेन ने 1968 में चैरियट्स ऑफ द गॉड्स नामक एक बहुत चर्चित पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया है कि इन रेखाओं का उपयोग यूएफओ के उतरने के स्थलों के रूप में किया जाता था। डैनिकेन का दावा था कि नाजका रेखाएं अन्य ग्रहों के अंतरिक्ष यात्रियों के आगमन को दर्शाती है, जो प्राचीन सभ्यताओं के निर्माता बने। वॉन डैनिकेन के अनुसार संस्कृत साहित्य में एक ऐसी कहानी का वर्णन है जिसमें एक विमान पृथ्वी पर उतरा और स्थानीय लोगों ने आश्चर्य से देखा कि सुनहरी चमकीली त्वचा वाले मानव जैसे प्राणी उतरे। उन्होंने धातुओं का खनन किया और फिर अपने जहाज में उड़ गए। माना जाता है कि ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्री जल्द ही वापस आ गए और उन्होंने उतरने के लिए पटरियां बनाई और अंततः हमेशा के लिए चले गए। मूल अमेरिकी लोगों ने नाजका को तीर्थ स्थल माना और उनकी पीढ़ियों ने देवताओं को वापस आने के लिए निमंत्रण के रूप में और अधिक आकृतियां और रास्ते बनाए, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। एरिक वॉन डैनिकेन द्वारा चैरियट्स ऑफ द गॉड्स के प्रकाशन के समय मारिया रीचे जैसे वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने उनके विचारों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। इन वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने यह भी सिद्ध किया कि ये रेखाएं उन साधारण औजारों से बनाई जा सकती थी जो उस समय लोगों के पास उपलब्ध थे। एरिक वॉन डैनिकेन की पुस्तक अराइवल ऑफ द गॉड्स और चैरियट्स ऑफ द गॉड्स को बौद्धिक विश्वसनीयता की यह साहित्यिक योग्यता से रहित माना गया। वॉन डैनिकेन के काम से पहले अन्य लेखकों ने प्राचीन मनुष्यों के साथ अलौकिक संपर्क के विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन्होंने इन लेखकों को श्रेय नहीं दिया, जबकि उन्होंने समान दावे किए और समान या मिलते जुलते साक्ष्यों का भी उपयोग किया। मित्रों, नाजका लाइन्स को संरक्षित करने के इच्छुक संरक्षणवादी इस क्षेत्र में वनों की कटाई के कारण होने वाले प्रदूषण और भूस्खलन के खतरों को लेकर चिंतित हैं। फरवरी 2007 के मध्य में क्षेत्र में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद पेरू के राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान के पुरातत्वविद मारियो ओलाचेआ अक्विजे और विशेषज्ञों की एक टीम ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन और भारी बारिश से नाजका लाइन्स को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पास के दक्षिणी पैन अमेरिकन राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है और सड़कों को हुए नुकसान से यह याद रखना चाहिए कि ये आकृतियां कितनी नाजुक है। 2012 में अतिक्रमणकारियों ने इलाके में ज़मीन पर कब्जा कर लिया, नाजका युग के कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाया और अपने सुअरों को
कुछ ज़मीन तक पहुंचने दिया। 2013 में चूना पत्थर की खदान में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी ने एक लाइन के एक छोटे से हिस्से को नष्ट कर दिया और अन्य दूसरे लाइनों को भी नुकसान पहुंचाया। दिसंबर 2014 में साइट पर ग्रीनपीस की गतिविधि को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि ग्रीनपीस कार्यकर्ताओं ने एक जियोग्लिफ की रेखाओं के भीतर एक बैनर लगा दिया था, जिससे साइट को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद ग्रीनपीस ने माफ़ी जारी की। हालांकि कार्यकर्ताओं में से एक को नुकसान पहुंचाने में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और उस पर जुर्माना लगाया गया। मित्रों, जनवरी 2018 में एक लापरवाह ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में साधारण गलती के अलावा किसी अन्य इरादे का संकेत देने वाले सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। उसने लगभग 4922 वर्ग मीटर के क्षेत्र में टायर के बड़े निशान छोड़कर 3 भू आकृतियों को नुकसान पहुंचाया था। 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने अद्यतन पुरातात्विक अध्ययनों का हवाला देते हुए नाचका लाइन्स रिजर्व के भूमि क्षेत्र में लगभग 5600 वर्ग किलोमीटर से घटाकर लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर करने का आदेश दिया। इस कटौती की आलोचना क्षेत्र में अनौपचारिक खनन को लेकर चिंताओं के बीच हुई और इसके परिणाम स्वरूप मंत्रालय ने कुछ समय बाद ही अपना निर्णय वापस ले लिया। मित्रों, तो ये थी कहानी उस रहस्यमयी नाचका लाइन की जिसे मिस्र के पिरामिड से भी ज़्यादा रहस्यमयी माना जाता है और अभी भी इन भूगर्भीय संरचनाओं पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जा रहा है। मित्रों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका यदि कोई सुझाव हो या आप किसी रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मित्रों, ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय भवानी।